नाज़रीन, गजा से बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि यासिर अबू शबाब की मौत के बाद जो मिलिशिया है उसने रेजिस्टेंस के सामने जो वो सरेंडर करना शुरू कर दिया है। यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि वो मिलिशिया जिसको इजराइल इस्तेमाल कर रहा था उसने रेजिस्टेंस के सामने जो वो सरेंडर करना शुरू कर दिया है। और इजरायली आर्मी चीफ ने यह कहा है कि एक सडन वॉर जो है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और इजराइल इस हवाले से हाई अलर्ट के ऊपर है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट दी है कि इजराइल जो है गजा के अंदर टनल्स को फ्लड कर रहा है विद वाटर ताकि अंदर जो फाइटर्स मौजूद हैं वो सुफोकेशन के साथ जब वो मारे जाएं या फिर बाहर आकर जब वो सरेंडर कर दें और टनल्स को जब वो फ्लड किया जा रहा है विद वाटर्स। अच्छा, इजराइल की जो सर्वेलेंस है नाज़रीन, वो सबके लिए बड़ा खतरा बन रही है और सबसे ज्यादा जो इजरायली सर्वेलेंस का शिकार हो रहा है वो खुद अमेरिका है। अमेरिका इस वक्त इजरायली सर्वेलेंस का बहुत बड़ा विक्टिम बन चुका है। इससे पहले ये खबर सामने आई जो कि बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका के लिए कि इजरायली फर्म्स जो हैं वो जिनको इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट कर रही है वो 70 फेडरल यूएस एजेंसीज के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं। ठीक है ना, यानी ये इससे बड़ा अमेरिका के लिए कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो नहीं सकता है। उनकी तमाम मतलब यू नेम इट, और ये तो पूरे का पूरा अमेरिका है ना, ये जो 70 फेडरल यूएस एजेंसीज हैं उन तमाम में इजराइल जब वो पेनिट्रेट कर चुका है। और अभी ये खबर सामने आ रही है कि सदरन इजराइल में इजराइल ने जो फैसिलिटी बनाई है गजा के सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए, जिसमें अमेरिका मौजूद है, जिसमें बर्तानिया है, जिसमें बाकी मुल्कों से भी ऑफिशियल जब वो विजिट करते रहते हैं, तो वहां पर भी इजराइल सर्वेलेंस कर रहा है। अमेरिकन फौज क्या बात कर रही है, उनकी क्या कन्वर्सेशंस हो रही है, कौन मिलने आ रहा है, वो क्या बात कर रहा है, और जो सेंसिटिव कन्वर्सेशंस हैं वो उस सारी की रिकॉर्डिंग्स इजराइल के पास जा रही है। और जो अमेरिकन हैं उस पर काफी गुस्से में है। डेफिनेटली गुस्सा तो होगा। देखिए, माहौल खराब होता है, प्रोफेशनलिज्म है, एक मिलिट्री है, एक तरीकाकार है, और वहां पर स्टाफ है, लोग हैं, आ रहे हैं, विजिट करने वाले हैं, पता चले जी यहां पर इजराइल जो है वो रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, तो ऐसे ऐसे चलता नहीं है मामला। तो वो जो अमेरिकन कमांडर है उसने इजरायली कमांडर को बुलाया और काफी ज्यादा उनकी यानी गुस्से का इजहार जब उसने किया है। तो ऊपर जो भी मामला चल रहे होते हैं, अगर ऑन ग्राउंड भी इस तरह की हरकतें शुरू हो जाएं तो उससे फिर बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं। यानी अब आप देखें ना कि अमेरिका और इजराइल इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं, दोनों की पॉलिसी एक है, मुकम्मल सपोर्ट है, लेकिन अगर इजराइल उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दे तो ये तो बहुत बड़ा यानी कि एक मिसट्रस्ट है ना, कि उनको एतबार ही नहीं कि अमेरिकन क्या बात कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स वो लेकर बैठे हुए हैं। तो इस पर मामला वहां पर बड़े खराब हुए, लेकिन अमेरिका इस वक्त खुद विक्टिम बन चुका है इजराइल का, उसकी सर्वेलेंस का। अच्छा, अब आप जरा अंदाजा करें एक और कितनी बड़ी रिपोर्ट जारी हो गई है। अमेरिकन नेवी ने रिपोर्ट जारी की है जो यमन के साथ जंग हुई है, जिसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और अमेरिका अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ आया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी जो नेवल बैटल अभी तक हुई है वो यमन में रेड सी के अंदर हुई है, और लेकिन अमेरिका को सीज फायर करना पड़ा। अमेरिका अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सका। आज अमेरिकन नेवी ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि उनको सिवियर डैमेज का सामना करना पड़ा। पहली बार अमेरिकन नेवी ने यह इतराफ किया है कि 4 उनके जो जहाज है वो डायरेक्ट यमनी स्ट्राइक के अंदर जब वो डैमेज हुए, उनका नुकसान हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है, और ये अमेरिकन जो नेवी है उसकी जो सुप्रीमेसी है, उसकी जो मिथ है, उसको भी ये रिपोर्ट तोड़ रही है। यानी यमन की तो कोई हैसियत नहीं ना अमेरिका की ताकत के सामने, और यमन ने अमेरिकन नेवी को इस हद तक डैमेज किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आप देखिए कि फिर अमेरिका को क्यों जाना पड़ा, अमेरिका ने सीज फायर यमन के साथ क्यों किया, तो उसकी आज वजह सामने आ रही है कि उनका नुकसान इतना बड़ा हुआ। अच्छा, यूई बैक्ड जो ग्रुप्स हैं वो यमन में जो दूसरे वाला एरिया जहां पर दूसरी गवर्नमेंट है, तो वहां पर जो की ऑयल एरियाज हैं वहां पर आगे बढ़ रहे हैं वो। अच्छा, थाईलैंड और कंबोडिया की जंग ऐसा लग रहा है नाज़रीन कि अब इररिवर्सिबल पॉइंट पर पहुंच चुकी है, यानी ये जंग होने जा रही है। और क्योंकि हुआ यह है कि पहले तो बॉर्डर में कैजुअलिटीज हुई, अब क्या हुआ है कि बेसिस के ऊपर अटैक्स हुए, और उसके बाद जेट्स को डिप्लॉय कर दिया गया है जवाबी अटैक्स के लिए। तो अब लग रहा है कि ये जंग जो है वो काफी नागुज़ीर हो गई है, यानी एक और राउंड अब होकर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी एस्केलेशन है ना, बेसिस के ऊपर अटैक हो गया। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन आप जरा देखिए, अमेरिका जो एम्पायर के रोल से पीछे हट रहा है वो कोई अपनी मर्जी से पीछे नहीं हट रहा है। बात यह है कि अब दुनिया बदल रही है, दुनिया में पावर स्ट्रक्चर बदल चुका है। हमने ये बात की थी नाज़रीन, आपको याद होगा कि ये जो ट्रेड वॉर ट्रंप छेड़ रहा है ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है। ट्रंप ने अपने पूरे एम्पायर की ताकत को दांव पर लगा दिया है। अगर ट्रंप ये ट्रेड वॉर ना जीत सका तो उसके सारे एम्पायर की ताकत जब वो एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि अजम्पशन यही है कि अमेरिकन इकोनॉमी वो किसी को भी क्रश कर सकती है। अगर ट्रेड वॉर में ट्रंप साहब नाकाम हो गए तो वो ताकत एक्सपोज हो जाएगी। तो ट्रंप साहब वो जंग हार चुके हैं, ट्रेड वॉर में बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। आज ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि चाइना ने $1 ट्रिलियन
$1000 बिलियन उसका ट्रेड सरप्लस है, डिस्पाइट अमेरिकन टैरिफ सैंक्शन ये वो सारा कुछ करके। यानी अमेरिका ने अपना पूरा जोर लगा लिया और चाइना नीचे तो क्या आना, वो उस सरप्लस के अंदर गया है, यानी पहले से भी ज्यादा फायदे के अंदर गया है। $1 ट्रिलियन का सरप्लस है, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और ये जो अमेरिका पीछे हट रहा है ना, बिला वजह पीछे नहीं हट रहा है, वो देख रहा है भाई ट्रेड वॉर आपने छेड़ी, कामयाबी आपको हो नहीं सकी, चाइना से आप कोई बात मनवा नहीं सके, तो जब आप नहीं मनवा सके तो फिर पीछे ही हटना पड़ेगा ना। बात यह है, या फिर चाइना के ऊपर जाकर हमला कर दे। तो ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक नई दुनिया इमर्ज कर चुकी है। आज की जो पावर डायनामिक्स है वो कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, उधर जापान और चाइना का फड्डा बढ़ रहा है। जब से नई जापान की प्राइम मिनिस्टर आई हैं तो उनकी जो पॉलिसीज है वो बहुत अजीबोगरीब है। अमेरिका पीछे हट रहा है काइंड ऑफ, तो जापान ये समझता है कि वो चाइना से लड़ लेगा। तो जो नई जापान की प्राइम मिनिस्टर आई हैं, जिनको वेस्टर्न मीडिया बहुत उठा रहा है, वेस्टर्न मीडिया जो बहुत आयरन लेडी करके बयान कर रहा है, यही हाल इन्होंने यूक्रेन का किया। ज़ेलेंस्की आ गया, क्या मर्द आहन और ये पता नहीं क्या करके, ज़ेलेंस्की लेजेंड और ये सारा किया, और ये यूक्रेन का असर देखिए। तो अब जापान को वो हलाशेरी दे रहे हैं, और जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर है वो काफी हार्ड लाइनर है। तो अब वहां पर कशीदगी बहुत है। एक तो वो फाइटर जेट वाला वाकया हुआ है, जापान कह रहा है कि चीन के जहाजों ने हमें निशाने पर लिया। आज चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनको भी समन किया गया है जापान के अंदर, और चाइना की सख्त स्टेटमेंट आ रही है कि जापान ताइवान से दूर हो जाए वगैरह ना, इसके बड़े संगीन नतीजे भुगतना पड़ सकते हैं। तो हमें एक बड़ी एस्केलेशन मिडिल ईस्ट से लेकर, लैटिन अमेरिका से लेकर, पैसिफिक से लेकर, ठीक है ना, और यूक्रेन की जंग जो अभी रुकने के एक बार फिर जो चांसेस है वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी वो जंग भी मजीद बिगड़ने के खतरात हैं। अच्छा, सबसे पहले जो यासिर अबू शबाब के हवाले से खबर आ रही है, ये जो मिलिशिया है, देखिए इजराइल की आर्मी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी आर्मी कही जाती है। वो छोटे से गजा में गई, 2 साल तक उसने नस्लकुशी की, यानी उसको एक खुली छूट दी गई, उसके बावजूद वो हमास को डिफीट नहीं कर सकी। फिर इजराइल ने जब वो गैंगस्टर्स मिलिशिया ये गजा के अंदर छोड़ दिए, और शिनबत का कल का इंटरव्यू है न्यूयॉर्क टाइम को कि इस मिलिशिया का इजराइल को बहुत फायदा हुआ है, ये इजराइल के लिए काम कर रही है और ये बड़ी फायदामंद है। तो मिलिशिया छोड़ दी गई। ये असल में इनकी शिकस्त की अलामत है कि इजरायली सोफिस्टिकेटेड आर्मी उसको मिलिशिया की मदद लेना पड़ी। गैंगस्टर्स, क्रिमिनल माइंडेड लोग वो अंदर भेजे गए। यासिर अबू शबाब जो कि गद्दार, ठीक है ना, गद्दार, और वो मारा गया। अब पता ये चल रहा है कि वो मिलिशिया हमास के सामने सरेंडर करना शुरू हो गई। इजरायली मीडिया, आफ्टर द किलिंग ऑफ अबू शबाब मिलिशिया एलिमेंट्स हैव बिगन सरेंडरिंग देमसेल्फ टू हमास। ये एक और थप्पड़ है इजराइल के मकरू चेहरे के ऊपर। आईडीएफ का क्या हशर हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। आज इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की नई रिपोर्ट जारी हो गई है, इजराइल की कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, और फिर इन्होंने भेजे ये गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, ये मिलिशिया, तो वो सरेंडर करना शुरू हो गए। ये इसके मकरू चेहरे के ऊपर एक और थप्पड़ है। अल जजीरा लिख रहा है, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड मिलिशिया इन गाजा हैव बिगन सरेंडरिंग देमसेल्व्स टू हमास। तो ये बात हो गई। अब यानी ये जंग नहीं हुई, जंग होती है, फौजें लड़ती हैं, जंगी तरीकाकार से लड़ती हैं। यहां पर तो हर एक कायदे कानून को तोड़ा गया है। कोई टूल नजर इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा है कि इन्होंने हमास को शिकस्त देने के लिए कोई कसर बाकी छोड़ी हो। लोगों को खिलाफ करने की कोशिश की, खाना जंगी की कोशिश की, जंगी जराइम किए, नस्लकुशी की, खाना पीना, मेडिसिन, अस्पताल रोका, तबाह किया, बच्चों तक का खाना जो है वो रोक लिया गया। क्या कुछ नहीं हुआ। आज बहुत से जनरल की ये रिपोर्ट है कि इजराइल जो है वो टनल्स को फ्लड कर रहा है विद वाटर टू फोर्स द फाइटर्स टू कम आउट और सफोकेट। टनल्स में पानी भेज रहा है, ये सीफायर है, टनल्स में पानी भर रहा है ताकि सुफोकेशन से हमास के फाइटर्स अंदर मारे जाएं या फिर बाहर आकर सरेंडर करें। यानी आप अंदाजा करें, यह है सोफिस्टिकेटेड आर्मी दुनिया की। अच्छा, अब मैं आपके सामने रिपोर्ट रखने जा रहा हूं जो आज इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। मुख्तलिफ चीजें हैं कि भाई कितना नुकसान इजराइल का हुआ है। तो आज हमारे पास एक बार फिर ऑफिशियल नंबर्स हैं जिसके मुताबिक 82,000 कैजुअलिटीज हैं। यह मिस्र की फौज जाकर हमलावर नहीं हुई है, यह सऊदी अरब से फौजें नहीं निकली हैं, ठीक है ना, ये तुर्की से फौजें नहीं निकली हैं, ये हमास और हिजबुल्लाह ने ये कैजुअलिटीज की हैं इजराइल की। तो बात ये है कि इजराइल हार चुका है। अल शरा ने पहली बार इजराइल के खिलाफ वो बोला है और उसने कहा कि इसको गजा में शिकस्त हुई और गजा में इसने मैसेकर किया है, और उस तबाही को जो इसने गजा में मचाई है, जो मैसेकर किया, उसको छुपाने के लिए ये उधर उधर क्राइसिस फैला रहा है। 82,000, और ये हमारे नंबर से ऑफिशियल नंबर्स हैं। सर्ज इन इजरायली सोल्जर्स कैजुअलिटीज ओवरवेल्म मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी। मजीद नंबर्स उसमें ऐड हो रहे हैं क्योंकि जो जख्मी है और डिफरेंट डिसेबिलिटीज का शिकार है वो क्लेम भी कर रहे हैं कि भाई हमारा ये नुकसान हुआ है तो हमारा खर्चा पानी ये लगाया जाए या हमारी मेडिकल केयर की जाए। सो ओवर 82,000 इजरायली सोल्जर्स आर रिसीविंग ट्रीटमेंट। इस वक्त 82,000 इजरायली फौजियों का ट्रीटमेंट हो रहा है एज साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरीज सर्ज सिंस अक्टूबर 7।
इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ओवरवेलम कर गई है विद टेंस ऑफ थाउजेंड, दसियों हजार नए क्लेम्स है वो सामने आ रहे हैं ऑफ इंजरीज। भाई जख्मी हुए, अब वो मजीद उनकी रजिस्ट्रेशन जब वो हो रही है और मजीद उनके क्लेम्स सामने आ रहे हैं। और इसमें ब्लाइंडनेस के केसेस भी शामिल हैं, नबीना हो चुके हैं इनके बहुत सारे फौजी, किसी की टांग नहीं है, किसी के बाजू नहीं है और नबीना शामिल है। और 82,000 के अंदर बेसिकली ये 82,400 है, 82,400 में से 9% खवातीन है इजरायली जो फीमेल सोल्जर्स हैं, और इसमें से जो 49% तमाम डिसेबल है वो मैंडेटरी सर्विस के दरमियान हुए, 26% जो वो रिजर्व है, 13% जो है वो परमानेंट सर्विसेज से है और 9% जो है वो अमंग पुलिस पर्सनल है। अच्छा, अराउंड 22,000 न्यू कैजुअलिटीज जब सामने आ रही हैं और जिसके अंदर 49% जो नई कैजुअलिटीज अब रजिस्टर हुई हैं, जिसमें 49% अंडर द एज ऑफ 30 है, बिल्कुल नौजवान। और इसमें वो ये बता रहे हैं कि 2026 तक जो है 10,000 मजीद कैजुअलिटीज के नंबर जो है इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी ये तादाद 1 लाख के करीब जब वो पहुंच जाएगी। तो इस सारा का खर्चा जब इसराइल को बर्दाश्त कर 1 लाख के करीब कैजुअलिटीज तक मामला पहुंच सकता है, 82,000 ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये है वो नुकसान जो इसराइल का हुआ है। तो इसको वो छुपाने के लिए अगर आप देखें 2 साल में यानी इतनी खुली छूट दी गई है, उसके बावजूद इसराइल ने क्या अचीव किया? हमास का सर्वाइवल ही इसराइल की शिकस्त है, हिजबुल्लाह मौजूद है, सर्वाइव कर रही है, अंसारुल्लाह मौजूद है, ईरान की रिजीम मौजूद है। टॉम बैरक ने कहा 2 दफा हमने कोशिश की और फेल हुए, तो ये इनकी शिकस्त का सबूत है। लेकिन बहरहाल ये जो ज़ायनिस्ट है ये आखिरी हद तक यहां पर वायलेंस ही करेंगे और इनसे कोई अमन की तवक्को नहीं है, लेकिन ये अपने फिर इबरतनाक अंजाम को भी पहुंचेंगे। इजरायली आर्मी चीफ ये कह रहा है कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द आउटब्रेक ऑफ अ सडन वॉर एंड वी मस्ट बी ऑन हाई अलर्ट ऑन ऑल फ्रंट्स। किसी भी वक्त जो है वो अचानक जंग छिड़ सकती है और तमाम फ्रंट्स पर में से किसी एक पर कभी और एक से ज्यादा पर भी। फिर टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसको लिखा है, इजरायली आर्मी चीफ के बयान को, द आईडीएफ इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिनेरियो ऑफ सरप्राइज वॉर। अब ये इजरायली आर्मी चीफ का बयान है कि सरप्राइज सडन वॉर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट जिसने अमेरिकन को हिला के रख दिया है कि अमेरिकन मिलिट्री इजराइल की सर्विलेंस में है। अमेरिका सबसे बड़ा विक्टिम बना हुआ इजराइल की जासूसी का। तो इजरायली स्पाइंग ऑन यूएस स्टाफ एट गाजा जो मॉनिटरिंग सेंटर है, स्पार्क मेजर डिप्लोमेटिक कलाम। यानी देखें ये कहते हैं भाई ईरान में जाकर इजराइल ने ये ऑपरेशन कर लिए, ये जासूसी कर ली, और वो अमेरिकन इजराइल से महफूज नहीं है। ईरान ने तो फिर बड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना किया और इजराइल के अंदर पेनिट्रेट कर गया ईरान। तो अमेरिकन इजराइल से महफूज नहीं है। यूएस और उसके जो बाकी थादी हैं, बरतानिया, बाकी हैं यूरोपियंस, उनके जो पर्सनल हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इजराइल की सर्विलेंस हो रही है, जो इनकी बेस है साउथ गजा के अंदर, सो कॉल्ड सीज फायर को मॉनिटर कर रही है। और इसमें एक्सटेंसिव लेवल की सर्विलेंस हो रही है अमेरिकन पर्सनल्स के ऊपर, और इसमें ओपन और कोवेट खुफिया रिकॉर्डिंग्स तक हो रही हैं जो सेंसिटिव उनकी आपस में कन्वर्सेशंस हैं। और रिसेंट वीक्स के अंदर काफी ज्यादा उनमें तलख कलामी हुई है। अमेरिकन कमांडर ने जो इजरायली काउंटर पार्ट है, इजरायली कमांडर, उसको बुलाया और उसको कहा कि रिकॉर्डिंग्स है वो डिलीट की जाए, खत्म की जाए। और स्टाफ मेंबर्स और जो विजिटिंग ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इस पर वो हक्के बक्के रह गए कि ये यहां पर हो क्या रहा है। देखें बात यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू बैठकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो नीचे आपके लोग काम कर रहे होते हैं वो प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे होते हैं ना। अमेरिकन मिलिट्री है, दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल मिलिट्री है, वो एक स्ट्रक्चर के तहत एक खास तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब वहां पर जो बेस है, मतलब बहुत सारे ऑफिशियल्स बैठे हैं, स्टाफ के लोग हैं, बाकी यूरोपियंस आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं, तो वो एक यानी प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे हैं। अब वहां भी इजराइल गुस्सा हुआ है और उनकी सर्विलेंस कर रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग्स कर रहा है, तो कैसा माहौल वहां पर बना होगा? अमेरिकन मिलिट्री क्या सोच रही होगी? मतलब प्लानिंग ठीक है, ट्रंप, नेतन्याहू, बाकी इनकी लॉबी बैठकर क्या करती है वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर आप नीचे ही इतना ज्यादा मेस कर देंगे और इतना ज्यादा खुद अनप्रोफेशनल हो जाएंगे और ऐसी घुसपैठ एक दूसरे में हो रही होगी तो उसके कोई अच्छे असरात नहीं पड़ते हैं। तो पहले इतनी बड़ी अमेरिका के लिए खबर के 70 एजेंसीज में वो घुसे हुए, अब यहां भी वो घुसे हुए और पता नहीं कहां पर होंगे। तो बहरहाल ये अमेरिका को देख रहा है। अच्छा, अजीब खबर है, इजरायली मीडिया कह रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को खबरदार किया है, वार्न किया है कि हमास को अगर डिसार्म नहीं किया जाता तो फिर हम दूसरे अंदाज में जवाब देंगे। अच्छा जी, और इन्होंने यूनरवा का जो हेडक्वार्टर है वहां पर रेड किया है और यूनरवा ने कहा है कि हमारे मैंडेट को बढ़ाया जाए, और जो इजराइल गजा में कर रहा है, वेस्ट बैंक में कर रहा है और यरूशलेम में कर रहा है, इसका जवाब ऐसे ही आना चाहिए कि हमारे मैंडेट को और बढ़ा दिया जाए। ये बहुत बड़ी बदमाशी है कि इजराइल जो है वो यूनरवा के हेडक्वार्टर में जाकर इसने रेड किया है। यूनरवा को ये इसलिए तबाह करना चाहता है कि इसके पास तमाम फलस्तीनियों का रिकॉर्ड है,
जो मुहाजिर हैं उनका रिकॉर्ड भी यूनरवा के पास है। यमन के हवाले से इजरायली नेवी ने रिपोर्ट जारी कर दी है जो इनकी बहुत बड़ी शिकस्त का सबूत है, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 के करीब जो अमेरिकन जेट्स हैं वो डायरेक्ट यमनी अटैक में तबाह हुए। नेवी रिलीज कैटास्ट्रोफिक फाइंडिंग्स इन्वॉल्विंग यूएस हैरी ट्रूमैन। ये एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर खड़ा हुआ था ना, यानी इतनी बड़ी शिकस्त यमन के हाथों इनका यह हशर हुआ है। आज खुद मान रहे हैं F-18 सुपर हॉर्नेट जो जेट है शॉट डाउन बाय द नेवी क्रूजर इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स रिलीज्ड। इन्वेस्टिगेशन शो के फेलियर्स बिहाइंड कैरियर हैरी ट्रूमैन कुलियन लॉस ऑफ 3 सुपर हॉर्नेट्स। अच्छा जी, इसमें वो कह रहे हैं कि लीडरशिप का फेलियर, ट्रेनिंग गैप्स और माल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स ने भी सही काम नहीं किया। ये अमेरिकन नेवी की बात हो रही है। यूएस हैरी ट्रूमैन रिवील्स इट्स वुंड्स इन द रेड सी सफर्ड severe डैमेज, शदीद नुकसान हुआ फ्रॉम द डायरेक्ट यमनी मिसाइल अटैक्स, शेकिंग द मिथ ऑफ यूएस नेवल सुप्रीमेसी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। जो अमेरिकन नेवी की सुप्रीमेसी है वो शेक करके रख दी है यमन ने। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कुछ रेड सी में हुआ है ना, इसका डाटा ईरान के पास गया है, इसका डाटा चाइना के पास गया है, इसका डाटा रशिया के पास गया है कि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे काम करते हैं और जो है वो कैसे उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है। ये सारा डाटा उनके पास गया है और इसमें बहुत मुमकिन है कि ये डाटा आज वेनेजुएला के पास भी पहुंच चुका हो, क्योंकि ये सारे आपस में इत्तेहादी हैं। अच्छा, यूई बैक जो ग्रुप्स है वो यमन में मजीद आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्होंने मजीद की ऑयल फैसिलिटी जो है वो ईस्ट ऑफ यमन उस पर कब्जा कर लिया। ये यूई बैक ग्रुप्स है, उधर सऊदी बैक ग्रुप्स है उनको मतलब वो पीछे हट रहे हैं। अच्छा जी, एक सीक्रेट समिट हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर। कतरी ऑफिशियल्स, मोसाद चीफ और स्टीव विटकॉफ, इनकी वहां पर न्यूयॉर्क के अंदर एक खुफिया मुलाकात हुई है। अच्छा, यूएस एम्बेसडर टू लेबनान ये कह रहा है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो लेबनीज आर्मी कमांडर है उसका अमेरिका का दौरा हो जाए, जिसको पहले कैंसिल कर दिया गया था। अच्छा, सीरिया बहुत बड़े खतरात के अंदर मौजूद है। जो एलावाइट्स हैं जिन्होंने कुछ दिन कबल ये खबरदार किया था कि अब अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, जिसके बारे में हमने ताजा तरीन की रिपोर्ट शेयर की कि 70,000 फाइटर्स उनके पास हैं, वो किसी भी वक्त उनको मोबिलाइज कर सकते हैं और ये सिविल वॉर का एक नया चैप्टर होगा। वहां पर आज स्ट्राइक है एलावाइट एरियाज में, वाइड स्प्रेड स्ट्राइक इन सीरिया आफ्टर एलावाइट लीडर्स कॉल। यानी ये शो ऑफ पावर है कि हम इस एरिया में कंट्रोल में हैं। तो एलावाइट लीडर्स ने स्ट्राइक कॉल की है तो वो कामयाब हड़ताल हुई है। तो ये शो ऑफ पावर है कि यहां के लोग हमारे कंट्रोल में हैं। अच्छा, उधर क्या हुआ है कि कंबोडिया ने मिलिट्री बेस पर, थाईलैंड की मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। वन ऑफ द थाई सोल्जर जो है वो उसमें मारा गया है, 2 अदर जख्मी हैं एंड थाईलैंड ने F-16 डिप्लॉय कर दिए टू कैरी आउट रिटेलिएटरी अटैक्स। मेरे ख्याल से अब ये जो अटैक हुआ है इसके बाद एक और राउंड तो नागुजीर हो चुका है। मतलब चलो बॉर्डर में जो हुआ, माइंस फट गई है, वो यहां मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ और उसमें ये कैजुअलिटीज उनकी हुई हैं, तो काफी खतरात है कि जंग दोबारा छिड़ जाए। अच्छा, अब जरा ये रिपोर्ट देखिए। चाइनाज ट्रेड सरप्लस हिट्स $1 ट्रिलियन डिस्पाइट ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स टू यूएस। अमेरिका के टैरिफ, अमेरिका की धमकियां और अमेरिका ने अपनी जो मैशत है उससे बाहर निकाला चाइना को। चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि उसका सबसे बड़ा फियर ये था कि अगर कभी अमेरिका ने उसको अपनी इकोनॉमी से निकाल दिया तो फिर चाइना क्या सर्वाइव करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा। ये चाइना का सबसे बड़ा फियर था जिसको ट्रम्प ने आकर दूर कर दिया। चाइना को पता लग गया कि भाई ये है अमेरिकन इकोनॉमी और इससे निकल गए हम तो हमारा क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो चाइना, ये एक होता है भाई आप उसी स्टैट्स में रहे हैं तो भी आपकी कामयाबी होती है, आप सर्वाइव कर गए। ये तो सर्वाइवल तो एक साइड पर रह गया ना, वो $1 ट्रिलियन सरप्लस के अंदर गए हैं। यानी चाइना ने, ये मामूली चीजें नहीं होती, ये वंस इन अ सेंचुरी होती हैं ऐसी चीजें। तो यानी चाइना ने ये, क्योंकि हर किसी के पास एस्टिमेट होता है ना, चाइना को खुद भी नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, काइंड ऑफ। और अमेरिका ने भी एक गैम्बल खेला कि नहीं ये तो फारिग हो जाएंगे, तो चाइना ने करके दिखा दिया। चाइना को खुद भी अब कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हम $1 ट्रिलियन के ट्रेड सरप्लस में गए हैं और इसमें हमने चीजें अमेरिका में नहीं बेची है, बाकी दुनिया में बेची है। यानी अमेरिका की मैशल से हम निकल भी गए तो फर्क नहीं पड़ता है। $1 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ी शिकस्त है जो अमेरिका को हुई है। यही वजह है कि अमेरिकन एम्पायर पीछे हटने पर मजबूर हुआ। हालांकि जब ट्रंप ट्रेड वॉर अनाउंस कर रहा था उस वक्त उसका लहजा क्या था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, चाइना के बारे में उसका रवैया क्या था, तो चाइना ने आगे से मिनरल्स बंद कर दिए और जो चीजें ट्रंप चाह रहा था नहीं हुई और चाइना ने ऊपर से ये करके दिखा दिया। ये बहुत यानी बदलती हुई दुनिया की ये रिपोर्ट है, वरना ये हो नहीं। अभी 2002 में 2-3 के अंदर जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है तो अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है चाइना को भी बना दो, यानी काइंड ऑफ रेडिक्यूल करते थे कि चाइना क्या है, ठीक है इसको भी बना दो तो क्या हो जाए। आज वो चाइना यहां खड़ा हुआ है। उधर जनाब अली जापान के साथ एस्केलेशन बढ़ रही है। जापान समन्स चाइनीज एनवॉय ओवर रडार लॉक इंसिडेंट। जापान ये कह रहा है कि चाइनीज जेट्स ने हमें निशाने पर लिया। चाइना कह रहा है नहीं हमने ऐसा नहीं किया,
हो सकता है चाइना ने किया हो, लेकिन उन्होंने एनवॉय को बुलाया। चाइना ने कहा है कि हम जापान को कह रहे हैं कि वो इररिस्पॉन्सिबल स्टेप से पीछे रहे और विड्रॉ करे इट्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ताइवान। खूब कशीदगी वहां पर और फड्डा पड़ा हुआ है। बहरहाल ये इस वक्त की ताजा तरीन रिपोर्ट है जो आपके साथ शेयर की, ताजा तरीन वाकयात हैं। आप निराश होगा, करें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।